हमने इसके पहले उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण समझे थे, जिसके अंतर्गत भारत, इंडोनेशिया और संबंधित वियतनाम। और आज हम देखेंगे जिसमें अफ्रीका से संबंधित। इसके पहले वीडियो में अफ्रीका से संबंधित भी चर्चा हुआ था, जिसके अंतर्गत इसमें किस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस उपनिवेश थे। आइए आगे देखेंगे जिसमें किस तरीके से यह उपनिवेशीकरण बना। जैसा कि 1956 में जब फ्रेंच आधिपत्य वाले उपनिवेशों में कोई स्थानीय स्वशासन स्थापित नहीं था, लेकिन अफ्रीकी लोगों को फ्रांस के संसद के चुनाव में भाग लेने का भी क्या था, सीमित अधिकार थे। इससे अफ्रीका के कई प्रतिनिधि चुनकर फ्रांस की संसद में पहुंचे और मंत्री भी बने, मगर अफ्रीका के जो स्वशासन नहीं था। इस तरीके से 1954 में वियतनाम में फ्रांस की पराजय का प्रभाव अफ्रीका पर भी पड़ा और उसी वर्ष अल्जीरिया में फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध शुरू हुई थी, जो 1958 तक चल रहा था। अंततः फ्रांस में अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी, जिससे दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 1856 में मिस्र पर आक्रमण किया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग पर मिस्र ने भी क्या किया था, अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन इसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि दोनों देशों को यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें अफ्रीकी देशों को भी स्वतंत्रता देनी होगी। आइए आगे देखेंगे जिसमें नाइजीरिया के अंतर्गत। जैसा कि आबादी की जब दृष्टि से नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश माना गया है, जहां आज लगभग 17 करोड़ लोग रहते हैं, और अंग्रेजों के आने से पहले नाइजीरिया नाम का कोई देश नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने नाइजीरिया नदी के आसपास के इलाकों को मिलाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया, जिन्हें उन्होंने नाइजीरिया नाम दिया। उन्होंने केवल तटीय इलाकों को मिलाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया, जिसे उन्होंने नाइजीरिया का नाम भी दिया था, लेकिन इलाकों पर अपना सीधा शासन रखा और अंदरूनी इलाकों पर वहां के स्थानीय मुखियाओं को शासन करने भी दिया था, जिससे नाइजीरिया के उत्तरी भागों में हौसा जो है हौसला व लोगों के प्रभाव जो मुसलमान थे। दक्षिण पूर्वी भाग में इबो जनजाति के अधिकार में था, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग में योरूबा जनजाति के प्रभाव में भी थे। इस कबीलों की आय के प्रमुख साधन था पाम तेल, कपास आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन। जैसा कि तटीय क्षेत्र में खनिज तेल की खोज हुई और यहाँ नाइजीरिया की आय का प्रमुख स्रोत बना। लेकिन देखा जा सकता है कि आगे नाइजीरिया के राष्ट्रवाद तटीय इलाकों के शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ तो किया, लेकिन तीनों जनजातीय प्रदेशों के एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण बृहद अफ्रीकी राष्ट्रवाद के पक्ष में थे। और रॉबर्ट मेकाले ने 1923 में नाइजीरिया को क्या किया था, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की नींव भी रखी। यह नाइजीरिया की प्रथम राजनीतिक पार्टी थी, जो 1923, 1928 और 1933 के चुनावों में इस दल के सभी सीट जीती। जैसा कि 1930 में जब मैकाले ने ब्रिटिश उपनिवेशीकरण या सरकार पर उग्रवादी हमलों का भी समर्थन किया था, क्योंकि नमादी आजीविके के 1936 में नाइजीरिया जो युवा आंदोलन की नींव भी रखी थी, और वे यह भी चाहते थे जिससे कि नाइजीरिया की पहचान बने, सभी जनजाति उसमें भाग लें। नाइजीरिया राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रभावशाली बना और इस आंदोलन के आधार पर स्तंभ भी थे, जिससे मजदूर संगठन और वे सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटेन पक्ष में लड़े युद्ध के बाद भी लौट आए थे, क्योंकि 1945 में मजदूरों संगठन ने राष्ट्रीय सार्वजनिक हड़ताल आयोजन भी किया था, जिससे राष्ट्रवादी नाइजीरिया के समक्ष दो काम थे, जिसमें एक उपनिवेशी शासकों की लड़ाई और दूसरा है विविध और विरोधी जातीय दलों को जोड़ना। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ज़्यादा शक्तिशाली माना था। स्वतंत्रता और निर्बल प्रजातंत्र। जैसा कि राष्ट्रवाद की लहर को ध्यान में रखते हुए अगर अंग्रेजों ने नाइजीरिया को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया और तीनों देशों को स्वायत्त प्रदान की, जिससे 1 अक्टूबर 1963 में नाइजीरिया स्वतंत्र हो गया और नमादी आजीविके राष्ट्रपति बने, जिससे दुर्भाग्य से नई व्यवस्था और न्याय संगत की प्रजातांत्रिक भी संतुलन नहीं बन सका।
और शीघ्र ही नाइजीरिया गृह युद्ध के सैन्य शासन में फंस गया। इससे यह होता है कि 1966 में जब सैनिक शासन स्थापित हुआ और आजीविका और उनके कई सहयोगी को मार डाला, लेकिन सैनिक शासन के दौर से नाइजीरिया की राजनीति में उत्तर का वर्चस्व स्थापित हुआ और नागरिक और प्रजातांत्रिक सरकारों को भी स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन यह बार बार असफल हुआ और सैन्य शासन व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय तेल कॉरपोरेशन जो भ्रष्ट शासकों के वित्तीय शासन दिए और साथ मिलकर काम किया था, जिसे उन्होंने नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार को दमन को बढ़ावा भी मिला। जैसा कि सैन्य तानाशाही के लंबे अंतराल के पश्चात जब नाइजीरिया ने 1999 में प्रजातांत्रिक सरकार का जब चयन किया, लेकिन अभी भी वहां के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खनिज तेल के उत्खनन पर विदेशी कंपनी का नियंत्रण भी बना हुआ और वहां के लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा था। इससे उल्टा अपने देश के पर्यावरण जैसे जंगल, पानी की स्रोत और समुद्र तट पर भयंकर प्रदूषण का सामना भी करना पड़ रहा है। शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन 1945 से 1992। जैसा कि 1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने मिलकर जर्मनी, जापान को हराया, लेकिन यह एकता कायम नहीं रह पाई और जिससे सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और विरोधी के रूप में सामने आए। जैसे सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में तो था, लेकिन विश्व की जो सरकार के नियंत्रण में हो, उनका यह विश्वास था कि किसी भी देश के संसाधन जैसे कारखाने, बैंक, खदान आदि में क्या होना चाहिए, उनकी नियंत्रण होनी चाहिए और उनका उपयोग समाज के सभी तबकों के हित के लिए होना चाहिए। सरकार समाज की असमानता को कम करने का प्रयास करें और ये साम्यवादी नीति थी। इसके विपरीत अमेरिका के निजी उद्योगपति जिससे को बढ़ावा दे रहे थे, जिसमें संसाधन निजी हाथों में हों और बाजार बेरोक टोक चलें, जिससे नीति के स्तर पर अमेरिका लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव आदि को बढ़ावा देना चाहता था। ये तो दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहते थे ताकि युद्ध और व्यापार की मदद मिल सके। और एक और सोवियत संघ समाजवाद का प्रतीक बना तो दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक भी बना था, लेकिन व्यवहार में उनकी वास्तविक नीति अक्सर दूसरे देशों व उनके संसाधनों पर नियंत्रण जमने लगे। जैसा कि 1945 में जो वार्ताएं या संधि हुई थी, तो उसके तहत अगर देखा जाए तो एक तरह से दोनों देशों में क्या थे, विश्व में अपना एक प्रभाव क्षेत्र सीमित था, लेकिन सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी यूरोप तो था, बाद में चीन, कोरिया आदि भी देश क्या हो गए थे, जुड़ गए, लेकिन बाकी विश्व का अमेरिका और उनके सहयोगी का प्रभाव क्षेत्र बना, जिससे दोनों देशों ने इस सीमा को स्वीकार किया कि अगर एक दूसरे के शक करते हैं तो जैसा कि प्रारंभ में अमेरिका का स्थान जो है सामरिक रूप से ऊंचा था, लेकिन विश्व में केवल उसी के पास परमाणु हथियार थे। लेकिन 1950 के दशक में देखा जाए तो सोवियत संघ जो है के पास ये भी हथियार उपलब्ध हो गए। तो इसके अंतर्गत 1945 से 1970 तक विश्व अर्थव्यवस्था लगातार क्या हो गई, विकास कर रही थी, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव भी क्या हो गया, बढ़ता गया और 1970 के बाद विश्व की आर्थिक व्यवस्था भी कम होने लग गई और दोनों देशों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया और दोनों देशों के पास पूरे विश्व को ध्वस्त करने लायक परमाणु हथियार थे और दोनों को यह पता था कि अगर परमाणु से युद्ध होता तो निश्चित ही दोनों एक दूसरे को नहीं बल्कि पूरे विश्व को तबाह कर सकते थे और वे सीधे एक दूसरे से युद्ध न करके उपनिवेशी देशों को क्या करते थे, माध्यम समझते थे और जो वो अप्रत्यक्ष रूप से लड़ने लगे। जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव होता है तो महाशक्ति देश सैन्य और अन्य सहायता देकर उस युद्ध की तैयारी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते थे 1950 में कोरिया ने 1954 में वियतनाम का बंटवारा तो हुआ, लेकिन उत्तर और दक्षिण कोरिया और वियतनाम के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थिति बनी रही, जिससे सोवियत संघ एक पक्ष में अमेरिका तो दूसरे पक्ष में सहायता करता था।
और ऐसी एक उदाहरण यह भी है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति। सोवियत संघ भारत और अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन दे रहे थे। आगे देखा जा सकता है कि जैसे पूरे विश्व में, खासकर जैसे अमेरिका और यूरोप में, जहाँ सबसे अधिक परमाणु हथियार तैनात थे, लेकिन आम लोग के विरोध प्रदर्शन, शांति आंदोलन होने लगे और लाखों लोग जैसे महिलाएं और पुरुष बच्चों इन आंदोलन में भाग लिया और अपने देश की सरकारों की मांग की कि बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियार को नष्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी भूमि में उन्हें रखने के लिए अनुमति न दें। देखिए, सोवियत संघ जो है, लोकतांत्रिक अधिकार सीमित होने के कारण वहाँ बड़े पैमाने पर यह आंदोलन नहीं हो पाया, मगर वहाँ के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का भरपूर समर्थन तो किया। लेकिन इस आंदोलन के दबाव में क्या हो गया था, सोवियत संघ ने अमेरिका के नेताओं में भी यह विचार आया कि परमाणु सशस्त्र मुक्त विश्व बनाया और उन्होंने दोनों के बीच परमाणु अस्त्रों को कम या फिर खत्म करने के संबंध में लगातार वार्ताएं चलती गईं। इसके अंतर्गत विफलताओं के बाद अंततः 1998 में आइसलैंड की राजधानी रेक्सिविक में और अमेरिका की राजधानी जैसे वाशिंगटन में पूरी हुई थी और निशस्त्रीकरण की इस अत्यंत महत्वपूर्ण संधि को अमेरिका और सोवियत संघ के हथियार कम करने और उनके प्रयोग की संभावना को नगण्य बनाने पर निर्णय लिया। और इस संधियों के साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हुआ, जैसा कि शीत युद्ध के गहरे घाव या प्रभाव पूरे विश्व पर छोड़ दिया। क्योंकि पहला तो यह था कि इसके चलते सोवियत संघ और अमेरिका सहित विश्व अधिकांश देशों में विकास और लोकहित पर धन खर्च न करके शस्त्र और सेनाओं पर खर्च करने पर मजबूर किया और कुछ देशों ने शस्त्रों के व्यापार और शस्त्रों के उद्योग पर निर्भर थे जिन्होंने मुनाफा कमाया, मगर अधिकांश देश आर्थिक रूप से कमजोर हुए थे और इनमें सोवियत संघ सम्मिलित था।